मैं किशन एक बार पुनः आपके इस प्यारे से एजुकेशन चैनल टारगेट पॉइंट फील्ड स्टडी में आपका स्वागत करते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के केस में मैं आपसे बातें कर रहा था। प्रीवियस लेक्चर में गॉसियन सरफेस पे हमने आपसे बात किया था। आज हम उसके एप्लीकेशन पे बातें करेंगे और उस एप्लीकेशन द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करेंगे। अमूमन इसका जो बेसिकली हमने गॉस का यूज किया था वो यूज किया था हमने फ्लक्स फाइंड आउट करने में। तो हम एक फॉर्मूला भी उसमें पढ़े थे क्या कि फाई टोटल जो आ रहा था वो आपका क्या था, इंटीग्रेशन ऑफ क्लोज इंटीग्रल क्या हो जाएगा, वेक्टर ई डॉट क्या आया था, वेक्टर डी ए या ए कह सकते हैं हम लोग, ए डी ए कह सकते हैं। और इक्विवेलेंट आपका फिर क्या आता है, क्या आया था, क्यू इनसाइड चार्ज, इनसाइड हो जाएगा टोटल, इनक्लोज चार्ज हो जाएगा टोटल अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। तो ये बातें हुई थी, ये गॉस का प्रमेय था। इसी एप्लीकेशन को हम इसी को यूज कर हम कुछ चीजों पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करेंगे, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे, यानी ई का मान निकालेंगे कितना होता है। तो उसी एप्लीकेशन में बात करते हुए आज हम एक अनंत लंबाई के एक समान आवेशित सीधे तार के निकट, अनंत लंबाई के एक समान आवेशित सीधे तार के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो हमें इंटेंसिटी निकालनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी पता करनी है इनफिनाइट लेंथ के वायर में जो एक समान रूप से चार्ज यानी इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है, चार्ज इस पर इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है, उसके कारण हमें उसके निकट किसी बिंदु पर इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी क्या होगी हमें यह फाइंड आउट करनी है। तो इसको बात करने से पहले मैं आपसे इस पे बात कर लेता हूं कि फाई जो है ये आपका क्या है, फ्लक्सों की संख्या थी और यह निकालने के लिए हमारे पास एक सिंपल तरीका था क्या कि क्लोज इंटीग्रल वेक्टर ई डॉट क्या था, डी इक्विवेलेंट ऑफ क्यू इनसाइड अपॉन में क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट। तो ये निर्वात के अंतर्गत हम लोग बात कर रहे थे इसलिए एप्सिलॉन नॉट यूज किया। और यहाँ पे क्यू इनसाइड की बात कर रहा है यानी इनक्लोज चार्जेस की केवल बात कर रहा है जो सरफेस के अंदर है, यानी गॉसियन सरफेस के अंदर है, उस टोटल चार्ज की बात कर रहा हूं। तो हम इसके साथ ऐसा कोई रिलेशनशिप हो तो ऐसा कोई रिलेशनशिप है तो इसका यूज करके हमें इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी है। तो यानी हमें सीधा सीधा मैं आपसे बात कर लूं तो इन दोनों की सहायता से यदि दोनों बराबर है तो ई कैसे निकालेंगे, यही चीज पे हमें बेसिकली बात करनी है। बोर्ड की दृष्टि से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, इस पे सवाल भी बनता है और ये एप्लीकेशन डायरेक्टली प्रूविंग में पूछता है। तो आइए देख लेते हैं कैसे हो रहा और किस चीजों पे कैसे हम यूज करेंगे वो चीजें। तो ये चीजें आप दिमाग में रखे देगा, यदि आप नहीं पढ़ गए हैं तो मैं डिस्कशन में मैं ये बातें डाल दूंगा, ये इसका लिंक डाल दूंगा, आप वहां से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। गॉस का भी और गॉसियन पृष्ठ का दोनों लिंक मैं डाल दूंगा, वहां से पढ़ लीजिएगा, फिर आप इसको देखेंगे तो ज्यादा समझ में आएगा। तो आइए फिर भी मैं प्रयास करता हूं कि आपको ये बातें समझ में आए। तो आइए देखते हैं। तो यहाँ पे हमें इनफिनाइट लेंथ का वायर लेना है, हमारे पास वायर है, तार हमने लिया, एक हमने तार ले लिया, ये हमने तार ले लिया और ये तार इन्फिनेटिव लेंथ की है, ये बहुत अनंत लंबाई का तार हमने यूज किया। ये इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है, चार्ज इस पर इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है, प्लस चार्जेस यानी समान रूप से वितरित है, एक समान रूप से आवेशित है। जब एक समान रूप से आवेशित है तो इसके चारों ओर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो क्या होगा, प्लस चार्जेस की दिशा में, माइनस चार्जेस के आउटवर्ड कुछ ऐसा होगा। थोड़ा सा मैं इसको बड़ा बना रहा, ये ले लिया, वैसा ही यहां कर लेते हैं, ये ले लिया, ऐसा ही यहां, ऐसा ही यहां। ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये भी इलेक्ट्रिक फील्ड, ये सब हम इलेक्ट्रिक फील्ड को दिखा रहे हैं, एक समान इलेक्ट्रिक फील्ड को दिखा रहे हैं, इधर पॉजिटिव साइड इधर नेगेटिव साइड,
इधर पॉजिटिव, इधर नेगेटिव, इधर पॉजिटिव, इधर नेगेटिव, ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्ट्रीब्यूटेड है, अनंत लंबाई का तार है। तो टोटल चार्ज कितना है हमें ये बात तो पता है, टोटल चार्ज कितना है ये बात हम मापने जाएंगे नहीं, अनंत लंबाई का तार है, कितना लंबा तार है ये बात तो हमें पता नहीं। तो हम क्या करते हैं कि एक चीज हमारे पास है कि पर यूनिट लेंथ यानी प्रत्येक मीटर पे चार्ज कितना है हमें ये पता कर ले तो हम आसानी से बातें कर लेंगे। तो पर यूनिट लेंथ पे हम बातें कर ले तो उसके लिए हम लोग फॉर्मूला पढ़े हैं, पर यूनिट लैम्डा क्या होता है, पर यूनिट लेंथ होता है ना, ये आपका क्या होता है, सतत रूप से बढ़ता हुआ रैखिक आवेश घनत्व यानी डेंसिटी होती है। तो यहाँ लैम्डा को तो हमें पता है कि लैम्डा बराबर होता है क्या, क्यू। यहाँ पे मान लिया टोटल जो चार्ज है वो हमारे पास कितना है, क्यू, और क्यू है, और यहाँ पे इस तार की लेंथ तो हमें पता है। तो हम एक चीज कंसीडर करेंगे, उस तार के लेंथ को कंसीडर करने के लिए मैं क्या कर रहा कि इस चार्ज द्वारा इस तार के निकट इस तार द्वारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उस इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी पता करना है किसी बिंदु पर ना, अनंत लंबाई के तार पर एक समान आवेशित सीधे तार। तो एक समान रूप से आवेशित हमारे पास तार है जिससे इलेक्ट्रिक फील्ड इक्विवेलेंट है ना, सभी इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे क्या है, कहीं अब इनके एक समान नहीं इलेक्ट्रिक फील्ड कह सकते क्योंकि कहीं यहाँ पे ज्यादा कहीं कम। तो मुझे क्या करना है, यदि गॉस का प्रमेय यूज करना है तो एक बात आपको पता होगा कि हमने गॉसियन सरफेस की बात की थी, और गॉस का प्रमेय तभी अलाउ होगा जब सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड हर एक बिंदु पे समान होगा। प्रीवियस लेक्चर में हमने आपसे बात किया था कि गॉस प्रमेय तभी यूज होगा, गॉस प्रमेय एप्लीकेबल है बट नॉट अ यूजफुल। तो यही चीज आपको पास में रखना है कि वो योग्य है, मैं उसको यूज कर सकता हूं बट हमेशा उपयोगी हो यह जरूरी नहीं है। तो इसलिए मैंने आपसे कहा कि टीचर की हेल्प इसमें लेनी बहुत जरूरी होती है। तो यहाँ पे आपको एक बात ध्यान में रखना है कि ये जो इलेक्ट्रिक है ये इंटेंसिटी है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, कहीं ज्यादा है कहीं कम है, कहीं आर का मान अधिक है कहीं आर का मान कम है, क्योंकि हमें एक रिलेशन पता है कि ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, आर होता है, ये चीजें हमें पता है। आर जैसे जैसे बढ़ेगा इलेक्ट्रिक फील्ड वैसे वैसे क्या हो जाएगा, घटेगा। तो वैसे ही तो ये चीजें, तो गॉस का प्रमेय हमें यूज करना है, गॉस का नियम यूज करना है। तो गॉस का नियम हम यूज कहां करेंगे, जहां पे सिमिलर चार्ज हो हर एक बिंदु पर, उस सरफेस पे बिंदु इन द सेंस ऑफ सरफेस पर। तो सरफेस पे इक्विवेलेंट क्या होना चाहिए, इंटेंसिटी होनी चाहिए इलेक्ट्रिक फील्ड की। तो वही बात कह रहा है यहां से कि इनके समीप इस तार से आर दूरी पर हमने एक पॉइंट कंसीडर किया P, आर दूरी पर एक पॉइंट कंसीडर किया P, और इस P को हमें एक गॉसियन सरफेस देना है, तो उस गॉसियन सरफेस में हम एक इमेजरी सिलेंडर ड्रा करते हैं ना, जैसा ये है। तो ये देखिए ये पूरा सरफेस, अब इस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, अब ये पूरा इस पर चार्ज जो होगा, ये चार्ज होगा, इस पे क्या होगा, सभी रेडियस सबके लिए समान हो जाएगा। जब रेडियस सबके लिए समान हो जाएगा, आर सबके लिए सेम हो जाएगा, तो उस बिंदु पे उसी के अकॉर्डिंग पूरा इलेक्ट्रिक फील्ड इक्विवेलेंट होगा। बात ध्यान रखना, सिलेंडर मैं क्यों ले रहा हूं इस बात को मैं समझा रहा हूं। इमेजरी मुझे लेना है क्या, गॉसियन सरफेस लेना है। गॉसियन सरफेस हमने बताया किसे कहेंगे, गॉस प्रमेय कब यूज करेंगे, गॉसियन सरफेस पे सभी बिंदुओं पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, समान होता है। तो मैंने यहाँ पे इस तार से आर दूरी पर एक बिंदु P कंसीडर किया। तो अब इसमें हम इस पर इंटेंसिटी पता करना है, हमें E बताना है, हाँ वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें बतानी है, तो और गॉस की प्रमेय की सहायता से बताना है। तो हमें एक क्या होगा, गॉसियन सरफेस ड्रा करना होगा। मैं पहले भी बताया हूं कि जो गॉसियन सरफेस होता है वो इमेजरी होता है। तो लीजिए मैं एक गॉसियन सरफेस, यहाँ सीधी बात कर लो, एक सिलेंडर मैं ड्रा कर रहा हूं, यहां से एक सिलेंडर ड्रा कर रहा, थोड़ा टेढ़ा हो गया,
ठीक है, एक सिलेंडर मैं ड्रा कर रहा हूं और ये इमेजरी गॉसियन सरफेस है ना, इस बात को ध्यान में रखिएगा कि ये इमेजरी गॉसियन सरफेस है, ऐसा यूं, ठीक है। वही बात है इनके साथ, तो ये इमेजरी है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। अब देखिए इसके प्रत्येक बिंदु पर आर तो आप सबके लिए समान होगा, तार से अब सरफेस का हर एक बिंदु तार से कितनी दूरी पर है, वही आर दूरी पर है। तो अब ये गॉसियन सरफेस हुआ। इस बिंदु पर हमें बताना है क्या, इस बिंदु पे हमें बताना है क्या कि इंटेंसिटी कितनी होगी। तो अब बताइए, मैं गॉसियन सरफेस इतना लिया हूं, गॉसियन सरफेस इतना लिया, तो इसके अंदर कितना चार्ज है पहले ये जान ले ना। तो यहाँ पे चार्ज मुझे कितना पता करना है, तो हमने पर यूनिट लेंथ पे हमने चार्ज कंसीडर किया लैम्डा बराबर क्यू। तो हमने मान लिया सिलेंडर की जो लेंथ है वो क्या मान लिया, यल है, कि इसके अंदर चार्ज कितना है, तो लैम्डा बराबर क्यू बाई क्या हो गया, यल हो गया। लैम्डा बराबर क्यू बाई क्या हो गया, एल हो गया। क्यू क्या है, इनसाइड और चार्ज हो गया, अंदर जो चार्ज है सिलेंडर के ना, सिलेंडर क्यों है, ये गॉसियन सरफेस है, बात समझ आ रहा है। ऐसा है नहीं, मैं तारई की सहायता से इस रीजन में पूरा चार्ज क्या, अब इस रीजन पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, इक्विवेलेंट होगा, वही बताना है हमें। तो लैम्डा बराबर क्यू बाई क्या हो गया, एल हो गया। लैम्डा बराबर क्यू बाई क्या हो गया, एल। अब इस बिंदु पे हमें बताना है कि कितना होगा। तो अब देखिए एक बार कि सबसे पहले हम देखें तो फ्लक्स की बात करें तो यहाँ पे जो हम एक सरफेस कंसीडर कर रहे हैं, इसका एरिया वेक्टर यहां है ए, ई भी इसी डायरेक्शन में है। यहां पे यदि मैं कंसीडर करूं इसके द्वारा भी एरिया वेक्टर यही है। तो एक बात समझ में आ रही है कि इस वाले सरफेस से, इस वाले पृष्ठ से जो इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का, पृष्ठ और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का जो डायरेक्शन है वो कितना है, 0 डिग्री, दोनों एक ही दिशा में है। और लेकिन इस वाले सरफेस का एरिया वेक्टर नॉर्मली आउटवर्ड होता है, बाहर की तरफ होगा। तो ये कहां आ जाएगा, बाहर आ जाएगा। एरिया वेक्टर इस डायरेक्शन में है, तो ये इनके बीच का एंगल कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। तो ये वेक्टर ए हो गया और ये वेक्टर ई हो गया, तो इनके बीच का एंगल कितना हो गया, 90 हो गया। वैसे ही मैं इस सरफेस की बातें करूं तो यहां से भी फ्लक्स कुछ निकलेगा, तो अब वो कितना निकलेगा, तो अभी भी एंगल कितना है, 90 डिग्री है। तो मैं टोटल फ्लक्स की मैं बातें आपसे करूं, तो फाई सिलेंडर से निकलने वाला कुल फ्लक्स क्या हो जाएगा हमारा, फाई1 इससे ना, फिर क्या हो जाएगा फाई इस वाले से। तो यहाँ पे मैं नंबरिंग कर देता हूं, एक पहले मैं इसी को लेता हूं, 1 और इसको कर लिया 2, इसको कर लिया 3। तो यहां से जो निकल रहा है वो फाई1, यहां से जो निकल रहा है वो फाई2 और यहां से जो निकल रहा है वो क्या निकल रहा है, फाई3। अब इसको हम लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ क्लोज इंटीग्रल आप क्या हो जाएगा, ई अब सिमिलर है और वेक्टर ये क्या हो जाना है, डीए। इस पे छोटा सा एरिया कंसीडर हमने किया है तो वेक्टर डीए, और वही बात इनके साथ वेक्टर ई डॉट वेक्टर क्या हो जाएगा, डीए प्लस क्या हो जाएगा, क्लोज इंटीग्रल वेक्टर ई डॉट वेक्टर क्या हो जाएगा, डीए। अब इसको हम लिखेंगे तो ई और ये क्या हो जाएगा हमारा, डी ए कॉस थीटा हो जाएगा। वही काम ये क्या हो जाएगा, ई डी ए कॉस थीटा हो जाएगा और यही हमारा क्या हो जाएगा, ई डी ए कॉस थीटा हो जाएगा। तो अब यहाँ देखिए फाई2 के साथ एंगल कितना बन रहा है, 90, फाई3 के साथ भी एंगल कितना बन रहा है, 90 और इनमें कितना बन रहा है, 0। तो यहाँ पे आप फाई सिलेंडर लिखेंगे टोटल क्लोज सरफेस से, तो ये इंटीग्रल आपका ई इंटू डी ए कॉस कितना हो जाएगा, 0 डिग्री, क्लोज इंटीग्रल वेक्टर वेक्टर नहीं, ई डी ए कॉस कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। और वही यहां हो जाएगा ई इंटू डी ए कॉस क्या हो जाएगा, 90 डिग्री, कॉस 90 की वैल्यू 0। तो ये पूरा खत्म, ये पूरा खत्म, तो क्या बचेगा हमारा 1। तो यहां हो गया फाई सिलेंडर से निकलने वाला कुल फ्लक्स कितना हो जाएगा हमारे पास, क्लोज इंटीग्रल ई इंटू क्या मिलेगा हमारे पास, डीए। क्या मिलेगा हमारे पास, डीए। अब यहां से देखो ये इक्वेशन नंबर पर
अब यही बात मैं आपसे गॉस के अकॉर्डिंग करूं कि इससे फ्लक्स कितना निकलेगा, यही बात मैं अभी तो मैं नॉर्मली ऐसे निकाला, मैं यही बात आपसे करूं कि इस सिलेंडर से कितना फ्लक्स बाहर निकलेगा ना। तो जितना फ्लक्स मैं ऐसे निकाला निकलने को तो यही फ्लक्स निकलेगा, लेकिन गॉस के अनुसार, मैं गॉस के अनुसार बातें आपसे करूं अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ, मैं इसके अकॉर्डिंग बात करूं तो ये हो जाएगा 5 सिलेंडर इक्वल टू क्या हो जाना है, इनक्लोज चार्ज। तो अंदर टोटल चार्ज कितना है, Q इनसाइड चार्ज हो जाएगा, अपॉन में क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ पे ये जो Q है इसी की तो वैल्यू हमें यहां से निकालनी थी, लैम्डा बराबर क्या लिख सकते हैं, Q है। तो यहाँ देखिए ये क्वेश्चन नंबर 2 ये गॉस की तरफ से था, ये गॉस के अकॉर्डिंग हो गया, ये नॉर्मली जो निकालने का हमारे पास तरीका है, ठीक है। तो ये चीजें मैंने पहले क्या किया, कुल फ्लक्स की गणना की, जो मेन फॉर्मूला हमारे पास है, तो उस मेन फॉर्मूले से पहले निकाला कि इस सिलेंडर से फ्लक्स कितनी निकल सकती है, यहां से निकल सकती है, यहां से निकल सकती है, यहां से निकल सकती है, तो ये इस सरफेस से निकल सकती है, इससे निकल सकती है, इससे निकल सकती है, बात समझ में आ रही, इस सरफेस से निकल सकती है, इससे निकल सकती है, इससे, तो इससे कितना हो गया है, 0 हो गया है, और इससे कितना हो गया, 0 हो गया, तो यानी जो फ्लक्स निकल रहा है इस सरफेस से निकल रहा है, ये निकल रहा है, यही गॉस के द्वारा, क्योंकि गॉसियन सरफेस ड्रा किया है, और ये हो जाएगा यह। तो अब यहां से Q का मान, पहले हम यहां समीकरण नंबर 1 और 2 को मिला देते हैं, समीकरण नंबर 1 और 2 को मिला दे, तो यहां से मैं हेडिंग मिटा दूं, तो यहां से देखिए इसको, तो यहां पे मैं आपसे बातें करूं यहां से, तो Q का मान यहां से कंसीडर कर ले, तो यहां पे आपका Q बराबर क्या होगा, लैम्डा इंटू क्या हो जाएगा, L हो जाएगा। तो हम यहाँ पे समीकरण नंबर 1 और 2 से, समीकरण नंबर 1 और किससे हो जाएगा, 2 से हम बातें कर ले, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5 सिलेंडर से, तो कितना हो जाएगा, Q इनसाइड चार्ज हो जाएगा, अपॉन में क्या होगा, एप्सिलॉन नॉट, यही बराबर कैसे हो जाएगा, क्लोज इंटीग्रल E इंटू क्या हो जाएगा, dA, कितना हो जाएगा, dA। अब एक बात, ये चार्जेस पूरा कितना है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है, तो ये दोनों आपस में बराबर हो गए हैं, तो मैं इन दोनों को यूज कर रहा हूं, तो यहाँ पे इसका मान कितना लग सकता है, लैम्डा इंटू L, अपॉन में क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट। अब यहां से E तो कांस्टेंट था हर जगह, वही तो हमने बताया कि गॉसियन सरफेस के हर एक बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र क्या होगा, समान होगा। तो यहाँ इंटीग्रल आप क्या हो जाएगा, dA, तो यहाँ पे देखिए एक छोटा सा, तो ये dA हो गया, यहाँ पे छोटा सा, तो ये dA हो गया, वैसे ही हर जगह मैं कंसीडर कर सकता था, ऐसे ही सब जगह कंसीडर मैं बातें करूं आपसे, तो इनडायरेक्टली मैं कहूं तो बेलन का वक्र पृष्ठ, इनडायरेक्टली मैं कहूं तो बेलन का वक्र पृष्ठ, तो यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं बेलन के वक्र पृष्ठ इन द सेंस 2 पाई RH होता है, लंबाई कितना L, तो हम क्या लिख सकते हैं, 2 पाई RL। तो इसका एरिया निकाल लेते हैं, तो यहाँ वैल्यू रख ले, यहाँ मिटा देते हैं ये बातें, यहाँ वैल्यू रख लेते हैं, तो यहाँ मिलेगा लैम्डा इंटू L अपॉन में एप्सिलॉन नॉट E, और यहाँ पे इंटू 2 पाई क्या हो जाएगा, R, इसकी रेडियस कितनी है, हो गई है R, इंटू क्या हो जाएगा L, तो L से L क्या हो गया, कैंसिल, क्या निकालना हमें, E निकालना था, तो E बराबर, अब ये इसके बट्टे में चला आएगा, तो 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा बाई क्या हो गया, R, देख ले। तो ये आपका फॉर्मूला होता है अनंत लंबाई के तार, एक अनंत लंबाई के एक समानावस्थित तार के कारण उसके निकट किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। बातें समझ में आ रही, ये हो गया E 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसके बट्टे में डाला, इंटू क्या होगा, लैम्डा बाई R। इसी को हम याद रखना होगा आसानी से, क्योंकि बार बार हम K के फॉर्म में लिखते हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं A इक्विवेलेंट ऑफ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 लैम्डा बाई R, 2 से ऊपर गुणा कर दिया, 2 से भाग दे दिया, तो ये 4 हो जाएगा। तो अब इसको आसानी से हम K लिख सकते हैं, ये बात है। तो ये आपका हो गया अदिश रूप में, यहाँ फ्लक्स हमारा क्या होता है, अदिश, ये
सॉरी, ये हमारा क्या फ्लक्स सदिश होता है, इसलिए बीजगणितीय नियम का पालन किया, सबको जोड़ा हूं मैं। वही बात यहाँ पे ई हो गया, तो अब इसका वेक्टर फॉर्म लिखना होगा, तो वेक्टर ए इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यानी लैम्डा अपॉन में क्या हो जाएगा आर इन आर का क्या ऐसे लिख सकते हैं, बस और कुछ नहीं करना, ठीक है। तो ये आपका हो गया एक समान अनंत लंबाई के तार द्वारा, अनंत लंबाई के तार द्वारा आवेश, अनंत लंबाई का तार एक समान रूप से आवेशित हो तो उसके निकट किसी बिंदु पर इंटेंसिटी क्या होगी वो हमने फाइंड आउट किया। तो ये आपका पहला एप्लीकेशन। ऐसे ही बारी बारी मैं एप्लीकेशन को, हर एक एप्लीकेशन के लिए एक छोटी छोटी हर एक वीडियो में बनाऊंगा, अलग अलग एप्लीकेशन को अलग अलग बातें करूंगा। तो आज इस छोटे से वीडियो में मैंने आपसे पहले एप्लीकेशन पे बात की, और भी एप्लीकेशंस आएंगे आगे वीडियो में मैं लेके आऊंगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। मन लगा के पढ़िएगा, घर पे रहिएगा, सुरक्षित रहिएगा।